नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। जब हम संविधान की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में जटिल अनुच्छेद और कानून आते हैं, लेकिन इनके पीछे छिपी होती हैं कुछ बहुत शक्तिशाली सूचियां, जिन्हें हम अनुसूचियां कहते हैं। ये सिर्फ लिस्ट्स नहीं हैं, बल्कि ये वो ढांचा है जो हमारे देश को आकार देता है। तो आज हम इन्हीं अनुसूचियों की दुनिया में चलेंगे और 5 जरूरी बातों को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले इसी बुनियादी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो आखिर ये अनुसूची या शेड्यूल होता क्या है? संविधान में इसका असल मतलब क्या है? ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आप कह सकते हैं संविधान की नींव का एक अहम हिस्सा है। इसे बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। सोचिए, जैसे किसी किताब के आखिर में कुछ अपेंडिसेस या परिशिष्ट होते हैं जो आपको एक्स्ट्रा जानकारी देते हैं। ठीक वैसे ही ये अनुसूचियां संविधान के आर्टिकल्स को और ज्यादा डिटेल और क्लैरिटी देती हैं। मतलब ये संविधान को व्यवस्थित और समझने में आसान बनाती हैं। अच्छा, अब आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प पहलू पर, शक्तियों का बंटवारा। देखते हैं कि भारत जैसे विशाल संघीय ढांचे में पावर को कैसे बैलेंस किया जाता है। देखिए, 7वीं अनुसूची को आप गवर्नेंस का एक मास्टर ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं। यही वो जगह है जहां यह तय होता है कि कौन से कानून केंद्र सरकार बनाएगी और किन विषयों पर राज्य सरकारों का अधिकार होगा। यहां पावर का डिवीजन बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, एक है यूनियन लिस्ट, जिसमें रेल, एटॉमिक एनर्जी जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। इन पर कानून बनाने का हक सिर्फ और सिर्फ केंद्र के पास है। फिर आती है स्टेट लिस्ट, जिसमें पुलिस जैसा विषय है, जो पूरी तरह से राज्यों के हाथ में है। और फिर है कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें शिक्षा, जंगल जैसे मुद्दे हैं, जहां केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल उठता है। संविधान बनाने वालों ने तो उस वक्त की सोची थी, पर आज के दौर के नए विषयों का क्या? जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जिसकी कल्पना उस समय किसी ने नहीं की होगी, वो कहां जाएंगे? इसका जवाब है रेजिजुएरी पावर्स या अवशिष्ट शक्तियों में। संविधान कहता है कि जो भी विषय इन तीनों लिस्ट में कहीं भी नहीं है, उस पर कानून बनाने का अधिकार सीधे सीधे केंद्र सरकार के पास होगा। इससे यह पक्का हो जाता है कि कोई भी एरिया कानूनी दायरे से बाहर न रहे। तो शक्तियों के बंटवारे के बाद अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये अनुसूचियां हमारे देश की पहचान, यानी उसकी भौगोलिक और भाषाई पहचान को कैसे तय करती हैं। जो पहली अनुसूची है वो असल में भारत का आधिकारिक नक्शा है, एक तरह की ऑफिशियल डायरेक्टरी, जिसमें साफ साफ लिखा है कि भारत में कौन कौन से राज्य हैं और कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश। और कमाल की बात यह है कि ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है तेलंगाना। जब 2 जून 2014 को तेलंगाना एक नया राज्य बना, तो इस बदलाव को रस्मी बनाने के लिए पहली अनुसूची को अपडेट करना पड़ा। चलिए अब बात करते हैं भारत की आत्मा की, यानी यहाँ की भाषाओं की। 8वीं अनुसूची को आप भारत की भाषाई विविधता का संरक्षक कह सकते हैं, जो हमारे देश की सांस्कृतिक समृद्धि को सम्मान देती है। तो आज की तारीख में इस अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को आधिकारिक मान्यता मिली हुई है। ये एक बहुत बड़ी संख्या है, और मजे की बात यह है कि ये हमेशा से 22 नहीं थी। हाँ, ये लिस्ट भी वक्त के साथ साथ बढ़ती गई है। जैसे 92वें संविधान संशोधन के जरिए मैथिली और डोगरी जैसी भाषाओं को इसमें जोड़ा गया। इससे ये सुनिश्चित होता है कि भारत की भाषाई विविधता को पूरी पहचान मिलती रहे। ठीक है, तो अब हम अनुसूचियों के उस हिस्से की तरफ चलते हैं जो हमारे देश की राजनीति और प्रशासन के नियम कायदे तय करते हैं और कुछ खास समुदायों को सुरक्षा भी देते हैं। आपने आया राम गया राम की कहावत तो सुनी ही होगी। बस उसी को रोकने के लिए है 10वीं अनुसूची, जिसे हम एंटी डिफेक्शन लॉ या दल बदल विरोधी कानून भी कहते हैं। इसे 1985 में लाया गया था ताकि चुने हुए नेता अपनी मर्जी से या किसी लालच में पार्टियां न बदलें, जिससे सरकारें स्थिर रहें। इसी तरह चौथी अनुसूची ये तय करती है कि संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को कितनी सीटें मिलेंगी। ये उचित प्रतिनिधित्व के लिए बहुत जरूरी है। और फिर आती है 6ठी अनुसूची, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये कुछ पूर्वोत्तर राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों को विशेष प्रशासनिक अधिकार देती है ताकि उनकी स्वायत्तता और अधिकारों की रक्षा हो सके। तो ये जो विशेष प्रावधान हैं,
ये 4 राज्यों पर लागू होते हैं: असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये उनकी अनूठी संस्कृति और शासन व्यवस्था को बचाने में मदद करता है। तो अभी तक हमने कई अलग-अलग अनुसूचियों को देखा, शक्तियों के बंटवारे से लेकर भाषाओं तक। अब इन सबको जोड़कर देखते हैं कि आखिर ये हमारे लिए इतनी मायने क्यों रखती हैं। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? यही कि ये सिर्फ कुछ लिस्ट्स नहीं हैं। ये तो वो मजबूत ढांचा है जो केंद्र और राज्यों में पावर को बैलेंस करता है, हमारे देश की सीमाओं और भाषाओं को परिभाषित करता है, राजनीति के लिए नियम बनाता है, खास समुदायों के हक की हिफाजत करता है, और सबसे जरूरी बात, ये हमारे संविधान को एक जिंदा दस्तावेज बनाता है जो वक्त के साथ बदल सकता है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, ये जो इतनी विस्तृत अनुसूचियां हैं, क्या ये हमारे संविधान को बहुत ज्यादा कठोर बना देती हैं, या फिर यही वो चीज है जो इसे इतना लचीला और समय के साथ चलने वाला बनाती है? सोचिएगा जरूर।